हेलो एवरीवन, हरे कृष्ण, राधे राधे। एनसीईआरटी स्टडी विद सोनम में आपका फिर से स्वागत है। आपने मेरे पहले वीडियो को बहुत ही पसंद किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज़ सच में थोड़ा सा जाके लाइक बटन ज़रूर दबा दें मेरे वीडियो को। चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान। ठीक है, पादप जगत का वर्गीकरण। आज का टॉपिक होगा जीव विज्ञान में पादप वर्ग का वर्गीकरण, पादप जगत का वर्गीकरण। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो वर्गीकी का पिता आपको पता होगा लिनियस को कहा जाता है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? द्विनाम पद्धति के थियोफ्रेस्टस। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वीडिश ने। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वीडिश ने। ठीक है, पुष्पीय पादपों को रखा गया, पुष्पीय पादपों को रखा गया है किसमें? तो यह हो जाएगा फेनरोगैम्स में। ठीक है, फेनरोगैम्स में। अगला प्रश्न है, अपुष्पीय पादपों को रखा जाता है किसमें? अपुष्पीय पादपों को रखा जाता है क्रिप्टोगैम्स में। ठीक है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो यह हो जाएगा स्पेसीज। क्या हो जाएगा? स्पेसीज। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफाइट्स होते हैं, तो हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? हाइड्रोफाइट्स होते हैं जलीय पौधे। ठीक है, जलीय पौधे। ठीक, अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नाम को दो शब्दों में लिखना जो बताता है उनके क्या? तो उनके पहला बताता है उनके वंश के बारे में, फिर जाति के बारे में। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वो कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं अनावृत बीज। ठीक है, अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज किसने की थी? तो यह हो जाएगा जीवाणु की खोज किसने की थी? यह हो जाएगा ल्यूवेनहॉक ने। किसने? ल्यूवेनहॉक ने। देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है बीपीएससी का। जीवाणु से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसमें कौन सा सही है? तो यह हो जाएगा, सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, सभी जीवाणु विषमपोषी होते हैं। नहीं, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं। ठीक है, विविध पोषी, किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। ठीक है, तो यह हो जाएगा सी नंबर। ठीक, अगला प्रश्न है, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि? जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि, है ना, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। जीवाणु में कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। जीवाणुविक कोशिकाओं में क्या नहीं होता? तो क्या नहीं होता है इसमें? क्या नहीं होता आप भी बताइए। तो इसमें सूत्रकणिका नहीं होती है। ठीक है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? छड़ रूपी। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वे कहलाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? गोलाणु। ठीक है, वे गोलाणु कहलाते हैं। ठीक है, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक, अगला प्रश्न है, एक गोल जीवाणु कहलाता है, एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? कॉकस। क्या कहलाता है? कॉकस। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं, सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? तो हम सर्पिल जीवाणु को कहते हैं स्पाइरिलम। ठीक है, स्पाइरिलम क्या कहते हैं? स्पाइरिलम। एक सर्पिल जीवाणु को स्पाइरिलम कहते हैं। अगला प्रश्न है, वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होते हैं? वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होते हैं? तो यह हो जाएगा जीवाणु में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो जीवाणु सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे शरीर में बहुत सारे जीवाणु होते हैं। अच्छे जीवाणु, कोई खराब जीवाणु हो गया, है ना। जीवाणु के कारण ही हमारा भोजन पचता है। अभी हाल ही में पता किया गया है कि जो हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है वो पहले अवशेषी अंग में गिना जाता था, लेकिन अभी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, उनमें बताया गया कि उसमें अच्छे जीवाणु होते हैं जो हमारे भोजन को पाचन अच्छी तरह से करने में मदद करते हैं। ठीक है, इस तरह से जीवाणु हमारे शरीर में भी होते हैं। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषण आशय कहलाता है। तो बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषण आशय क्या कहलाता है? तो यह हो जाएगा वर्ण
किल्वक, ठीक है, वर्ण किल्वक। ठीक, अगला प्रश्न है, पाश्चर प्रसिद्ध है, पाश्चर प्रसिद्ध है किसमें? तो पाश्चर प्रसिद्ध है रोग की जर्म थेरेपी के लिए। ठीक है, रोग की जर्म थेरेपी के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटा जीव क्या है? तो सबसे छोटा जीव माइक्रोप्लाज्मा। क्या है सबसे छोटा जीव? माइक्रोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं कहलाते हैं। तो यह क्या है? जो जीवाणु सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो यह हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। अगला प्रश्न है, मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है, मूल ग्रंथिकाओं रूट नूडल्स पाई जाती है किसमें? तो किसमें पाई जाती है? आप ही बोलिए। कुछ लेग्यूमिन्स पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि? तो यह आसान सा है, ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं, कुंचित होकर ये मर जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु। ठीक है, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु क्या है? तो ये होगा एस्चेरिचिया कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई। ये कहाँ होता है? जैसे कि हमारा शरीर में ये हो गया, हमारे इस तरह से कुछ बड़ी आंत होती है, इस तरह से बड़ी आंत होती है और यहाँ पर होती है छोटी आंत। तो बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच, बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच जब ये कनेक्टेड होता है, जब मिलता है, जहाँ छोटी आंत खत्म होती है और बड़ी आंत मिलती है, वहाँ पर यह बैक्टीरिया पाई जाती है। कौन सी बैक्टीरिया? एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, एस्चेरिचिया कोलाई। समझ में आया? बड़ी आंत और छोटी आंत के जहाँ जॉइंट होता है वहीं पर यह बैक्टीरिया पाई जाती है। मानव के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए अगला प्रश्न है, तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु। टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन है? तो यह हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, अगला प्रश्न है, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, भोजन की विषाक्तता किससे उत्पन्न होती है? तो यह हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं किससे? एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किससे प्राप्त होते हैं? तो यह हो जाएगा जीवाणु से। ठीक है, जीवाणु से। अब अगला प्रश्न है ना, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? ठीक है, यह थोड़ा कैलकुलेशन का सवाल है, तो यह हो जाएगा 64। ठीक है, यह हो जाएगा 64। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि एक जीवाणु प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है, ठीक है, तो 2 घंटे में कितना होगी? तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, जैसे 20 मिनट में हो रहा है कितना कोशिका जीवाणु, कोशिका प्रति मतलब कि ये 20 मिनट में 2 बन रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपने मेरी पूरी वीडियो को देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल है। यह लूसेंट का, इसमें सारा MCQ जो है मेरे पास वो मैं करवा रही हूँ, क्योंकि पूरे यूट्यूब में कहीं लूसेंट का नहीं है और लूसेंट का हर एग्ज़ाम से पूछा जाता है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, राधे राधे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक बटन जरूर दबाएं।